मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान है कुछ कर जाए कुछ कर जाए। हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज स्पेशली मेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10। एक तरफ 30% रिड्यूस सिलेबस और एक तरफ प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन। तो इस बार तो सही में डबल धमाका हुआ है, लेकिन काफी बच्चों की क्वेरी ये है कि क्या हमें सही में रिड्यूस सिलेबस के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अगर हम इंग्लिश एंड सोशल साइंस की बात करें बच्चों, उसमें जितना सिलेबस रिड्यूस होगा उतना ही आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इंग्लिश एंड सोशल साइंस में आप अपने रिड्यूस सिलेबस को थॉरोली स्टडी करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन करिए। बट अगर हम मैथ्स एंड साइंस की बात करें तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि रिड्यूस सिलेबस के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक कि आपका गोल क्या है। अगर आप 80%, 90% या 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आपको रिड्यूस सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में काफी ऐसे टॉपिक्स को रिमूव किया गया है जो किसी और चैप्टर के किसी और टॉपिक के साथ इंटरलिंक्ड है और जो वहां पर वो रिमूव नहीं किए गए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, रियल नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा रिमूव किया गया है सीबीएसई बोर्ड में। अब वो टॉपिक वहां पर रिमूव कर दिया, लेकिन उसके बेस जो क्वेश्चंस पॉलिनोमियल चैप्टर में आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम वाले क्वेश्चन, वो वहां पर रिमूव नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए रिड्यूस सिलेबस के ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हाँ आपका गोल 50% या 60% का ही है तो आप जरूर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें। दूसरी बात, आप आगे जाके क्या परस्यू करना चाहते हैं। 11th क्लास में जाके अगर आप मैथ्स परस्यू करना चाहते हैं तो आपको रिड्यूस सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। आपको थोरोली सारे टॉपिक्स 9, 10 के तैयार करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में जाके काफी वास्ट सिलेबस होने वाला है। वहां पर कोई भी टीचर आपको 9, 10 का कंसेप्ट नहीं पढ़ाएगा, तो इसीलिए आपको रिड्यूस सिलेबस के ऊपर वहां पर फोकस नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपका जो गोल है वो हमेशा बड़ा रखें। ठीक है, अगर आप अभी 80% या 90% स्कोर कर रहे हैं, आप जाकर जहां पर भी कोचिंग ले रहे हैं या तो पर्सनल आप जब भी पेपर्स लिखते हैं घर पे, अगर आप 80% 90% स्कोर कर रहे हैं तो आप ऐसा गोल लेके चलिए कि मेरा 100% स्कोर तो होगा, 95% या तो 100% स्कोर होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी बिलीफ के ऊपर काम करता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं 100% स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी ताकत लगा देगा आपका 100% स्कोर अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, ठीक है, या तो मेरे 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी ताकत लगा देगा कि आपका 50% से ऊपर एक मार्क्स ना आए। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के साथ तैयार करें। योर प्रिपरेशन इज योर हाफ विन, योर प्रिपरेशन इज योर हाफ विन। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। शतरंज का जो खेल हुआ था महाभारत में, ठीक है, उसके बाद पांडव, उसी क्षण पांडव ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब हमें युद्ध करना ही है और हमें जीतना ही है। इवन वो जब वनवास में गए थे तभी उन्होंने अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस किया। आधी जीत तो उनकी वहां पर ही हो गई थी, अपने आप को उन्होंने प्रिपेयर कर लिया था। और एक तरफ थे कौरव ने ऐसा सोचा था कि अब तो पांडव वनवास गए हैं 12 साल के लिए, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास है, उसमें उनको ढूंढ निकालेंगे और फिर से उनको 12 साल का वनवास हो जाएगा। अपने आप को उन्होंने रिलैक्स मोड में डाल दिया। आधी हार तो उनकी तभी हो चुकी थी। ठीक है, तो ऑलवेज बी पॉइज्ड विद द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक मैग्नेटाइज्ड बार होता है, इट कैन लिफ्ट द वेट 12 टाइम इट्स वेट। एक नॉर्मल बार होता है वो फेदर भी लिफ्ट नहीं कर सकता। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रख के चले। अभी आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स का टाइम पीरियड अभी भी बाकी है। एग्जाम्स आपकी मई में गई है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड में हो, काफी टाइम अभी प्रिपरेशन के लिए बाकी है। तो ये टाइम पीरियड में आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए आपको, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम हॉल जैसा एटमॉस्फेयर आप अपने घर पे क्रिएट करो डेली बेसिस पे। जब भी आप पेपर लिखते हैं, एवरी 3 डेज या 4 डेज एक घर पे पेपर लिखने का आप हैबिट डाल दीजिए। और उसमें भी घर पे भी ऐसा होना चाहिए कि 3 आवर्स कंटिन्यूअस बैठ के पेपर लिखना है, जैसा एग्जाम हॉल में होता है। एग्जाम हॉल में भी हम 3 आवर्स कंटिन्यूअस बैठ के पेपर लिखते हैं। वहां पर हमारे पास क्वेश्चन पेपर एंड आंसर सीटी होती है, तो यहां पर भी आपके पास एक क्वेश्चन पेपर एंड आंसर सीटी होनी चाहिए। आपको आप एक छोटा सा सिंगल ब्रेक ले सकते हैं 5 मिनट का, अगर आप लेना चाहते हैं, बाकी आप कंटिन्यूअस बैठ के पेपर लिखते हैं। अगर वो फियर जितनी बार आप घर पे फेस करोगे उतना ही धीरे धीरे एग्जाम हॉल का फियर कम होता जाएगा। और जब आप फाइनली आप बोर्ड एग्जाम लिखते बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं घर पे बैठ के ही एग्जाम लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये बात का काफी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अभी आपको जो तैयारी करनी है वो फुल सिलेबस की ही तैयारी करनी है। आपने चैप्टर वाइज तैयारी पूरे साल की है, चैप्टर वाइज तैयारी करने का टाइम गया। कुछ बच्चे अगर हम पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं तो पूरा चैप्टर लेके बैठते हैं, वो टाइम अब गया। अभी आपके ब्रेन को उस एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है कि फुल सिलेबस, कोई भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे तैयारी करें, पर उसको कैसे फेस करें।
उस एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे आएगी, वो सैंपल पेपर्स लिखने से आएगी। ठीक है ना। कोई भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप हमेशा तैयार करिए अपने आप को। सैंपल पेपर्स सीबीएसई बोर्ड के काफी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे रचना सागर है, फुल मार्क्स है, ओशवाल पब्लिकेशन है, स्टेट बोर्ड के भी गाला पब्लिकेशन है, ठीक है, क्वेश्चन पब्लिकेशन है, रिड्यूस सिलेबस वाले क्वेश्चन पेपर्स भी अभी तो अवेलेबल है, तो वो पेपर्स ले लीजिए। और एवरी 3 डेज या 4 डेज एक पेपर तो आपको जरूर लिखना है। पेपर लिखने का टाइम भी आप डिसाइड करिए। पेपर लिखने का टाइम भी 10:30 to 1:30 या 10 to 1 का रखिए। जनरली वही टाइम होता है बोर्ड का पेपर लिखने का, ठीक है, ताकि आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगी उस टाइम में पेपर लिखने के लिए। काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पेपर टफ हुआ तो, बच्चों पेपर कभी भी टफ नहीं होता है, क्योंकि जब बोर्ड ये पेपर तैयार करता है, एनसीईआरटी जब ये पेपर तैयार करता है, तो वो उसमें सारे बच्चों को ध्यान में रखते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, गांव में पढ़ने, सारे बच्चों को ध्यान में रख के पेपर बनाया जाता है। पेपर कभी भी टफ नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप सैंपल पेपर्स लिखते हैं, उसके बाद पेपर्स लिखना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर का एनालिसिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लिखने से ज्यादा उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। भले कम पेपर लिखिए आप, लेकिन पेपर लिखने के बाद उसका थॉरली एनालिसिस करिए कि भाई आपने जो पेपर लिखा है, ठीक है, उसमें आपने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम जब पेपर लिखते हैं तो हमें ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि हमने तो सब सही लिखा है और हमने तैयारी करके लिखा है तो सब सही होगा, सब राइट होगा। बट ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। आपने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं, वो सारे टॉपिक्स को बुक की लैंग्वेज के साथ मैच करिए कि बुक्स में कैसे प्रेजेंटेशन है और आपका प्रेजेंटेशन क्या है। क्या मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया है, क्या किसी टॉपिक में मैंने ओवरराइट किया है, जो कंटेंट में जरूरी है उससे भी ज्यादा क्या हमने लिखा है। तो वो सारी चीजें आप एनालिसिस करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखिए, ठीक है। और ट्राई करिए कि बुक की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखें। एग्जाम में जब भी आप लिखते हैं, बच्चे पॉइंट बना के लिखें, ठीक है। एग्जाम में जब आप लिखते हैं, पॉइंट बना के लिखें। पॉइंट्स बना के लिखने से क्या होगा, एग्जामिनर को वो चेक करने में काफी इजी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ड्यूरिंग राइटिंग द सैंपल पेपर काफी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो फ्रीक्वेंटली आप फेस करोगे। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस पेपर में भी था, इस पेपर में भी है। तो उस क्वेश्चन के क्या स्टार मार्क, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बोर्ड एग्जाम में आने के उसके चांसेस काफी ज्यादा है। उसकी अलग से नोट बनाएं ताकि आप एग्जाम के प्रीवियस डे आप उसका रिवीजन कर सकें। अब आपकी पेपर स्कीम को भी आपको जान लेना चाहिए, खास करके सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में पेपर स्कीम में एक काफी बड़ा चेंज आया है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन ए जो है 1 मार्क क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन है 32 मार्क्स के। अब 1 मार्क के 20 क्वेश्चन 32 मार्क के कैसे हो गए, तो फर्स्ट 60 क्वेश्चंस तो 1 मार्क के, टोटल 16 मार्क्स तो वो हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आज तक कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन में टोटल 5 सब क्वेश्चन होंगे एक मार्क्स के, और 5 में से आपको टोटल 4, मतलब कोई भी 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो वहां पर भी एक इंटरनल चॉइसेस हो गई, और क्वेश्चन नंबर 1 to 16 में भी 5 इंटरनल चॉइसेस हैं, ठीक है। तो सेक्शन में काफी इजी रहने वाला है। और कुछ बच्चे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि इस बार नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। केस स्टडी वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, बराबर। वो एक्चुअली ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मतलब एक प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट किया गया है और उसके बेस्ड एक मार्क के 5 क्वेश्चन है। उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कांसेप्ट हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलास तो वही यूज कर रहे हैं जो आपने पढ़े हैं, राइट। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो वो समेटिव है, ठीक है। सेक्शन बी, सी एंड डी सब्जेक्टिव टाइप है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 to 26 टोटल 6 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, टोटल 12 मार्क्स तो वो हो गए। उसमें भी 2 इंटरनल चॉइसेस है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 to 33 टोटल 7 क्वेश्चन, 3 मार्क ईच, तो 21 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ, उसमें भी 2 इंटरनल चॉइसेस हैं। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 34 to 36 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच, उसमें भी एक इंटरनल चॉइसेस है। तो काफी इंटरनल चॉइसेस है, राइट। तो पेपर आपका काफी इजी रहेगा। ये जो मैंने पेपर स्कीम बताई वो सीबीएसई बोर्ड के लिए था। नाउ पॉइंट्स टू बी टेकन केयर इन द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे ही पेपर हाथ में आता है पूरा पेपर पढ़ने लगते हैं, 10 मिनट वो वहां पर वेस्ट करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों का परसेप्शन वैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरी बात करो तो मैं कभी भी पेपर पढ़ने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा।
क्योंकि पूरा पेपर आपने पढ़ लिया, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट है जो आपको नहीं आते हैं, तो उसके टेंशन में आप बाकी आंसर्स भी भूल सकते हैं, उसका टेंशन आपको पूरा पेपर लिखते समय रहेगा। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो 10 मिनट्स वहां पर आप यूज करो, उससे बेटर है कि पेपर लिखने में यूज करो। ठीक है, व्हाइल राइटिंग द पेपर आपको आंसर्स सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है कि हर क्वेश्चन में हाफ मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट ले लेते हैं, फिर अल्टीमेटली उनको ऐसा लगता है कि पेपर तो काफी लेंथी था। पेपर लेंथी नहीं होता, आपने ड्यूरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन टाइम वेस्ट किया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है, तो क्वेश्चन के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए। आपको इंस्टेंट अगर आंसर नहीं आता है तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए, और पूरा पेपर हो जाने के बाद वो पेपर आप अटेम्प्ट करिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा पेपर खत्म हो जाने के बाद भी उसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, अब टाइम बचता है फिर भी नहीं पढ़ते, आधा घंटा ऐसे बैठे रहते हैं। ठीक है, बट वो हाफ एन आवर आपको यूज करना है, पूरा पेपर प्रूफ रीड करना है कि आपने जो लिखा क्या वो सही है, कोई गलती तो नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको काफी सारी गलतियां मिलेगी। जो आपके आंसर है खास करके मैथ्स में, उसके आसपास आप आउटलाइन बनाइए, ताकि आपके एग्जामिनर का पहले फोकस जाएगा आंसर पे। अगर आंसर राइट होगा तो मेथड पे मार्क्स कट करने की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी। ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स के नीचे अंडरलाइन बनाइए इफ यू हैव टाइम एट द एंड ऑफ द पेपर। इंपोर्टेंट जो टॉप पॉइंट्स है उसके नीचे आप अंडरलाइन करिए, ताकि एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना काफी इजी हो जाएगा। बच्चों, पेपर का डिफिकल्टी लेवल अपने हाथ में नहीं है, पेपर कौन चेक करेगा वो अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स है जो आपके हाथ में है, जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करिए। जैसे कब पढ़ना है, पढ़ाई का जो टाइम डिसाइड करना है वो अपने हाथ में है। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि हमें मॉर्निंग में 5 to 8 3 आवर्स पढ़ाई के लिए यूज करना चाहिए। क्यों? ये मॉर्निंग का जो टाइम है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें अपनी आत्मा, परमात्मा एंड मन एक ही रेखा में होता है, अपना मैक्सिमम फोकस लगेगा। ये 3 घंटे में आपको वो एफिशिएंसी मिलेगी जो आपको पूरे दिन में नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन में पढ़ाई नहीं करनी है, बट ये मॉर्निंग का जो 3 आवर्स का टाइम है वो तो आप यूटिलाइज करें पढ़ाई के लिए। बराबर। दूसरी बात, क्या खाना है, ये 3 महीनों में क्या खाना पीना है वो भी आपके हाथ में है। राइट, ईट हेल्दी फूड, अवॉइड द जंक फूड, नो पिज्जास, नो बर्गर्स, नो कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि वॉट एवर यू ईट यू बिकम लाइक दैट। अब जैसा खाओगे वैसा ही आप बनोगे। और आप हेल्दी फूड खाओगे, अपनी हेल्थ भी सही रहेगी, तो पढ़ाई में मन भी ज्यादा लगेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइट, अवॉइड द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को बिल्कुल आप अवॉइड करें बच्चों। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो एक खाली प्लेट की तरह है। आप उसके अंदर जितना मतलब कूड़ा कचरा डालोगे उतना ही अच्छी चीजें फाइंड करने में आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए 3 महीने के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल ही अवॉइड करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। आप टेलीविजन, एंटरटेनमेंट सब कुछ आप साइड में रखें। 3 महीने के बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बी स्ट्रेस फ्री। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम हमेशा याद रखिए, एक एग्जाम आपका फ्यूचर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर आप एग्जाम में आपका 100% देते हैं तो आपके ब्राइट फ्यूचर का एक रास्ता जरूर खुल जाता है। ठीक है, इसलिए हमें पढ़ाई इसको सीरियसली लेके ही चलना है, लेकिन स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थैंक्स ऑल फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको बोर्ड ओरिएंटेड कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप मुझे मेरा पर्सनल नंबर जो है 9016570217 उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है पेपर स्कीम को लेकर के या कोई मटेरियल को लेके, तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।